In the last class, we finished electric field, and today we start from physical significance of electric field. So, physical significance means actually, if we have been given electric field or electric field intensity at a point, then by this we can easily calculate force, because all of you know electric field is equal to force upon my charge. Okay, so if you want to find force will be is equal to QE. Okay, so by knowing electric field at any point we can determine the force on a point charge proceed at that point. The source charge Q produces definite field at a point. किसी भी पॉइंट पर किसी सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डेफिनेट होगा। ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा, उस पॉइंट पर वही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहने वाला है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है, इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला कैसे? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल चार्ज, और जो उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स आएगा उस फोर्स को आप डिवाइड कर देते हैं उसी टेस्ट चार्ज से, यानी कि F अपॉन में Q नॉट। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि आपको अमाउंट ऑफ फोर्स मिल गया है उस पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगता है। जैसा कि इन एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है 50 किलोग्राम शुगर के लिए 1000 पे करके आ रहे हैं, तब भी उसका कॉस्ट जो है ₹20 पर किलोग्राम आता है। लेकिन अगर आप 0.2 किलोग्राम के लिए ₹4 पे करके आ रहे हैं तो उसका भी डिवीजन से जो आंसर आता है वो ₹40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम आता है। तो इन द सेम सेंस अगर आपको कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया हुआ है, उसने कैसे निकाला है? टेस्ट चार्ज की हेल्प से निकाला है। लेकिन आपको देने के बाद जब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इतना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम है, तो आप उस पॉइंट पर अगर कहेंगे कि इस पर अगर मैं 10 कूलम चार्ज रखूं तो 10 कूलम पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा? 10 मल्टीप्लाई में 5, यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो इन दिस वे हम अगर किसी भी पॉइंट पर हमें ये पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो बाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और we can easily find force on charge. तो F is equal to QE. तो in the same sense, by knowing electric field, I defined or I have written by knowing electric field at any point we can determine the force on a point charge placed at that point. The source charge Q produces a definite field. किसी भी पॉइंट पे definite field जो है प्रोड्यूस होगा having position okay. Then force on charge Q at that point is F vector is equal to Q E vector. thus तो हमें क्या है, अगर हमें किसी भी पॉइंट पर फोर्स के बारे में फटाफट बताना है, एकदम बताना है, तो उसमें आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एक जो है रोल प्ले कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई राइट दिस एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेज एन intermediary role in the forces between 2 point charges. Or after this I am going to tell you about the very important topic. So all you can see after this I am going to define or we discuss electric field due to a point charge. That is the topic. Suppose this is a point charge, this is a Q, or we have supposed this is positive charge. It is a point r distance apart from this point charge. There is a point P. At this point, electric field will be directed outward like this. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटवर्ड है ये होगा कितना?
इसके बारे में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है वो कितना होने वाला है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। चलिए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वी प्लेस्ड हियर टेस्ट चार्ज Q नॉट। ओके, Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट P। ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया, मैंने कहा इस पे जो फोर्स लग रहा है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पे जो फोर्स लगने वाला है F वेक्टर, फोर्स ऑन Q नॉट, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। ओके, अगर मैं इसको ओरिजिन पे मानूं और नहीं यहां, और दिस इज नाउ आई एम सपोजिंग द वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एज r वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज r, इट मीन दिस लेंथ इज r। ये पूरी पूरी लंबाई r है और ये पॉइंट p है, और मैंने मान लिया है कि यहां से जो वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और यहां पर जाकर जो खत्म हो रहा है वो वेक्टर मेरा r वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो r है। मेरा जो फोर्स है, जो ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में r स्क्वायर, और दिस इज ड्यू टू कूलॉम्स लॉ। इफ एनीबॉडी ऑफ यू वांट टू राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म, यू कैन राइट F वेक्टर r वेक्टर। ठीक है, ओके। After that, electric field at P is equal to force upon Q naught limit Q naught tends to 0. This is the definition. After this, if you are writing this in vector form, then it will also be written in vector form. तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये भी वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसको भी आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ओके, दिस इज E वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट टेंड्स टू 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। Hopefully in this there is no doubt. Okay, Q नॉट कैंसिल Q नॉट। अब यहां पर जो है आपके पास आया E वेक्टर इज इक्वल टू, अब लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें लिमिट लेने के लिए है ही नहीं Q नॉट, दैट्स व्हाई लिमिट का कोई यहां पे इंपोर्टेंस नहीं रहा है, और आपके पास ये आ गया, दिस इज R कैप। ओके, दिस इज R कैप। तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैप, और दिस इज तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और दिस इज द R कैप। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड because I have considered this as positive charge as well as my test charge as positive charge. Okay, so but if you
talk about magnitude wise, then it is only 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, that is the electric field scalar quantity. Okay, so after electric field due to इससे पहले जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस. हम क्या बात कर रहे हैं कि अब हमें एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन एक पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं, बल्कि एक नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से. जैसे कि सपोज करो हमने मान लिया कि यहाँ पर लेट अस सपोज ये आपका this is your x, this is your y, this is your z. This is origin. अभी यहाँ पर जो है let us suppose कि it is a point. Point P. Its position vector is r. Here is a charge q1 with position vector r. हमने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है. In the same manner, I can think this is a charge q. First of all, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, दिस इज पॉइंट P, सिंपल पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और दिस विल गो लाइक दिस. पॉइंट P पर ये जो होगा इसको आप कह सकते हो E वेक्टर, और बिकॉज P पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं तो उसे EP1 कहा जा सकता है, या आप जो है EP1. ओके, एट द पॉइंट Q2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा. दिस इज E वेक्टर पॉइंट P पर चार्ज दो की वजह से, दिस इज द. तो यहाँ पर नेट जो है, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal to E vector बराबर EP1 vector EP2 vector. This is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 R. Actually, this vector start from this point and go to this point. इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर r0 है. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस वेक्टर विल बी नेम्ड एज r10 स्क्वायर, और इन वेक्टर फॉर्म इट विल बी r10 कैप. ओके, इफ यू थिंक अबाउट r10 कैप, दिस विल बी इक्वल टू r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. ओके, प्लस 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2 naught स्क्वायर और R2 naught कैप. तो आई राइट इन वेक्टर फॉर्म. ओके, और इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी पर अगर जगह का प्लस 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2 naught स्क्वायर R2 naught है.
अगर 3 के लिए है तो तीसरा और एडिशन में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3 नॉट स्क्वायर R3 नॉट कैप। अगर 4 के लिए है तो 4 के लिए हो जाएगा, अगर 5 के लिए है तो 5 का सम हो जाएगा। यहाँ पर क्या स्टेट किया गया, according to principle of superposition of electric fields, the electric field at any point due to a group of charges is equal to the vector sum of the electric fields produced by each charge individually। हर एक से इंडिविजुअली जितना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उनका जो वेक्टर सम होगा वो वेक्टर सम आपको क्या देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लाइक दिस एंड पॉइंट चार्जेस the net electric field due to at P is E vector is equal to 1/4 pi epsilon naught can be taken as common Q1 R1 naught square R1 naught cap Q2 R2 naught square R2 naught cap plus dot Qn R n naught square R n naught cap. So in this way I define superposition principle of electric charges. Okay, after this we go to distance. Continuous charge distribution. Okay. Continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज ये एक शीट है और हमने मान लिया कि इस शीट पर 1 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब 1 कूलम चार्ज जो है दैट इज ए वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज बिकॉज चार्ज 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम जो है कभी भी प्रैक्टिस में या और यू कैन से इन अवर यूजुअल लाइफ हम कभी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डील नहीं करते, हम बिग चार्जेस से डील करते हैं। 1 कूलम 2 कूलम 10 कूलम 20 कूलम। तो 1 कूलम के अंदर ही यू कैन सी कि इन 1 कूलम चार्ज there are 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज ए वेरी ह्यूज अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, अगर इस शीट पे 1 कूलम चार्ज है तो हम इसका मतलब ये मानेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर। सो दैट्स व्हाई ये एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में यहाँ पर जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इन द सेम मैनर अगर हमने मान लिया है कि इफ वी कंसीडर दैट द चार्ज ऑन दिस लेंथ इज 2 कूलम, then it means that 2 into 6.25 into 10⁻18 protons are continuously distributed. Okay, third one is अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो अगर आप देखें यहाँ पर इन यूजुअल लाइफ वी डोंट डील विद क्वांटम चार्ज। क्वांटम चार्ज मीन्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हम बात करेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्वांटम चार्ज, तो इन अवर प्रैक्टिस वी डील विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and so we consider that charge is distributed continuously। तो इसलिए हमें मानना पड़ता है कि जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है continuously। such charge distribution are called continuous charge distribution। आगे जो है हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए टाइप्स ऑफ continuous
types of continuous charged distribution. First of all, linear charge distribution. Okay, the distribution the continuous distribution of charge over a length is called continuous charge distribution. आपके पास एक वायर है और वायर की लंबाई बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस तो आपके पास जो है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो उसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो चार्ज भी इनफाइनाइट होगा। तो ऐसे केस में अगर हम चार्ज का मेजरमेंट करना चाहें तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो बता ही नहीं सकते हैं कि उस पर टोटल चार्ज कितना है। क्योंकि अगर हमें टोटल लेंथ पता होती तो हम टोटल चार्ज के बारे में ही बता पाते। तो इन सच केसेस when you have infinite long wire, or you can say if you have infinite sized sheet, so in such cases it is very difficult to calculate the total charge. So in such type of continuous charge distribution, for linear charge distribution you use in term linear charge density. Okay, this is a wire, this is a length और it is a charge है और I supposed infinite long wire। तो यहाँ पर एक टर्म आई हमारे सामने, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज charge per unit length is called linear charge density। अगर हमें पता लग जाए कि टोटल चार्ज कितना है तो टोटल चार्ज को अगर हम टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। बट क्वेश्चन अराइज दैट कि अगर जो है, लेकिन टोटल चार्ज लाएं कैसे, क्योंकि वायर तो हमने मान लिया है वो इनफाइनाइट लेंथ है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू गेट होल लेंथ एज वेल एज होल चार्ज। सो दैट्स व्हाई इन सच केस आई विल कंसिडर द स्मॉल पोर्शन ऑफ वायर whose length I take dl, और on this charges dq। यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो चार्ज है वो dq है, तो लैम्डा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू dq over dl। दिस इज लैम्डा। ओके, तो दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दिस वी कम टू surface charge distribution। Okay, second is surface। second point, surface
charge distribution. The continuous distribution of charge over a surface is called, यहाँ पे पिछले वाले में लीनियर भी आएगा, आपको लीनियर में से लिखना छूट गया, कॉन्टिन्यूस चार्ज में, ओके। तो यहां पर जो आना था इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वाले में लीनियर शब्द छूट गया, उसे आप जरूर लिख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। और इन द सेम मैनर अगर आपकी शीट जो है वो बहुत ही बड़ी है, इनफाइनाइट साइज है, तो वहां पर भी टोटल चार्ज और टोटल एरिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो वहां पर भी मेजरमेंट कितना है चार्ज का वो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये आइडिया जरूर लगाया जा सकता है कि वहां पर जो है हम जो है अगर उस शीट का पर्टिकुलर एरिया लें तो वहां पर चार्ज कितना है, दैट इज इस टाइप का मेजरमेंट पॉसिबल है। और यहाँ पर जो मेजरमेंट के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो टर्म यूज की जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफ यू हैव ए शीट, इनफाइनाइट साइज शीट है ये कोई आपकी, और इस शीट के ऊपर दिस इज bearing positive charge like this, or negative charge, it may be negative charge. So positive negative से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर क्या है कि पूरे एरिया को और पूरे चार्ज को मेजर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो इन सच केसेस वी कंसिडर स्मॉल पोर्शन ऑफ द शीट, or on this small portion charge accumulated can be calculated. So easily you can determine surface charge density. Okay, surface charge density। आपने क्या काम किया, आपने इसका स्मॉल एरिया ले लिया, ये एरिया कितना है, सपोज दिस एरिया इज ds, on this area charge कितना है, on dq is the charge on this area। surface charge density, charge per unit length per unit area is called surface charge density। it is denoted by sigma is equal to charge upon area, but I have told you it is impossible to calculate charge as well as area, so that's why sigma will be equal to dq over ds। After that, we think about third type, वॉल्यूम। अगर बात आती है इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। पहले वाले केस में जो है यूनिट क्या होगी, कूलम्ब पर मीटर। ओके, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर ए वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पर भी अगर आपने सपोज कर कोई क्यूबॉइड शेप है या कोई भी शेप है और हमें मान रहे हैं कि दैट इज वेरी वेरी एनलार्ज्ड, और इट इज वेरी इम्पॉसिबल, और इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर उस बॉडी का स्मॉल पार्ट लेंगे, और स्मॉल पार्ट का जो एरिया है दैट विल बी मेजरेबल एज वेल एज वॉल्यूम विल बी मेजरेबल, सो दैट्स वाई हियर द क्वांटिटी कम्स इन लाइट, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called volume charge density. It is denoted by rho. Rho is equal to volume per meter cube. This is dV, और here कुछ इस टाइप का like this. So everywhere you will find charge. 4 feet is impossible, and not impossible, but it is very difficult to draw charge everywhere inside the cuboid. So कुछ step है, you can understand like this. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा वॉल्यूम अंदर की तरफ ले लेंगे dV, और उस वॉल्यूम में जो है यहाँ पे your rho will be dq over dV and unit is this like this. आप सोच सकते हो यहाँ पर कुछ स्टेप है, ये आपने यहाँ पे ले लिया like this. तो हमने जो बात करी है we have talked about ओके आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो हमने इस तरीके से कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी आप लोगों से, और विद दिस आई एम गोइंग टू फिनिश द क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड फर्दर। और बिफोर कंप्लीटिंग द क्लास आप जो है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जा सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको भी आप निकाल के देखिएगा घर पे, और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके।